टू डेंटिस्ट्री विद प्रिया। आज जो है हम सेम्बुलिंगम बुक में जो हमारा चैप्टर 56 या जो भी प्रेगनेंसी रिप्रोडक्शन जो है ना यूनिट था रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन था। उसमें हम ये वाला प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन, इसमें हम काफ़ी सारा पार्ट कवर कर चुके थे। हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो बच गया था, है ना। हमने फीटो प्लासेंटल यूनिट और ये सारी चीज़ें देख ली थी, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट, उन सब के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, लैक्टेशन, ये सारी चीज़ें जो छोटा सा ये टॉपिक है, और मिल्क इजेक्शन वगैरह, ये सब हम देख लेंगे। दो टॉपिक बचे हमारे, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन, तो हम इसे कवर कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड में क्या दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ द मैमरी ग्लैंड इज रूडिमेंट्री एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन निपल एंड फ्यू रेडिएटिंग डक्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो एट बर्थ पे क्या होता है, वी नो कि मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, है ना, मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, बेबी को फीड कराने के लिए, है ना। लैक्टेशन, लैक्टेट मीन्स मिल्क, है ना। तो जब हम बेबी को फीड कराते हैं मिल्क, उसके लिए बेबी के फूड सप्लाई के लिए होता है। अभी मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे फॉर सपोज ये ब्रेस्ट है वुमेन का, हमने ये पढ़ा है कि वुमेन में जो है बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वुमेन की बॉडी में आने लगते हैं। तो एक ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी एक फैक्टर था, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो अब होता क्या है कि जब वुमेन बर्थ में होती है ना, वुमेन की भी तीन स्टेजेस हो गए ना हमारे लाइफ के, कि हम बर्थ लिया, है ना, फिर देन वी हिट प्यूबर्टी और देन वी हिट द ओल्ड एज। ये तीन स्टेजेस होती है लाइफ की। तो एट बर्थ की जब हम बात करें तो मैमरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप नहीं है। वो कब डेवलप होते हैं, वो प्यूबर्टी पे डेवलप होते हैं। तो अब क्या होता है कि एट बर्थ के टाइम पे मैमरी ग्लैंड्स जो है ना, अगर जो मतलब फीमेल है वो प्यूबर्टी के पहले उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेवलप ही नहीं हुआ होता, वो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ना। एट प्यूबर्टी जो है बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं, है ना, धीरे धीरे डेवलप होते हैं वुमेन्स की बॉडी में। अब क्या होता है कि एट बर्थ ये जो स्ट्रक्चर्स है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। रूडिमेंट्री मतलब कि इसमें जो है ना निपल्स थिन है और उसमें कुछ फ्यू रेडिएटिंग डक्ट्स है। डक्ट्स डेवलप नहीं हुई है मैमरी ग्लैंड में। मैमरी ग्लैंड जो होना कैसा चाहिए था कि यहाँ पे जो है डक्ट वाला सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए था, डक्टस सिस्टम, है ना। ये कब होगा, ये प्यूबर्टी में डेवलप होगा। जब डेवलप नहीं हुआ है तो बहुत ही कम डक्ट्स हैं, नहीं है डक्ट्स, है ना, निपल भी बहुत छोटा है। ये सब हो रहा है एट बर्थ। नाउ एट चाइल्डहुड में टिल प्यूबर्टी देयर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। टिल प्यूबर्टी तो है ना, मेल को फीमेल को देखोगे तो दोनों में ही जो है वो सेम है, कुछ कोई भी डिफरेंस नहीं है चेस्ट पे, ठीक है, प्यूबर्टी तक। फिर एट प्यूबर्टी में क्या हो जाता है ऐसा, तो प्यूबर्टी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड आफ्टरवर्ड देयर इज अ वास्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मैमरी ग्लैंड। फीमेल मैमरी ग्लैंड पहले डेवलप ही नहीं था, ऐसा था चेस्ट फीमेल का, लेकिन उसके बाद प्यूबर्टी में क्या होगा, प्यूबर्टी में धीरे से डेवलप होगा, है ना, धीरे से डेवलपमेंट होगा ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स। फिर जैसे जैसे प्यूबर्टी में जितने हार्मोन्स और प्यूबर्टी बढ़ता जाता है एज, तो डेवलप हो जाता है अच्छे से हमारा मेमोरी ग्लैंड। इसमें डक्ट सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है ना, डक्ट सिस्टम वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब नाउ क्या क्या दिया है बुक में, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एंड आफ्टरवर्ड देयर इज अ वास्ट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड ड्यू टू हार्मोन इन्फ्लुएंस। बताया मैंने अभी, हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है मेमोरी ग्लैंड। द बिगिनिंग ऑफ चेंजेस इन द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड थिलार्ज। थिलार्ज बोलते हैं जब मेमोरी ग्लैंड्स जो है उसमें चेंज पहली बार जब चालू होता है, दैट स्टेज इज नोन एज थिलार्ज, ठीक है। और थिलार्ज कब है, जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना हो रहा है, एक तरीके से ब्रेस्ट पे चेंज आ रहा है। एक मिनार्च करके वर्ड सुना होगा, एम से, मिनार्च, है ना। मिनार्च कब बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो पहली बार होता है, मेंसेस जो है वो पहली बार होते हैं, तो ठीक है।
नाउ इट occurs at the time of puberty just before menarche, जब menstrual flow मतलब नहीं चालू हुआ होता है फीमेल को, उसके जस्ट पहले. At puberty there is growth of the duct system and formation of glandular tissue. जब पीरियड नहीं आया होता है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले, क्योंकि हॉर्मोन्स मतलब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं, तो सबसे पहले मतलब मैमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन जाएगा, देन यू विल हिट योर पीरियड्स. So progressive enlargement occurs which is also due to deposition of fat. फैट का डिपोजिशन भी होगा. क्या होता है, हमारा जो डक्ट वाला सिस्टम है उसमें यहाँ पे बहुत सारे है ना सैक्स वगैरह समझ सकते हो, और फिर डक्ट सिस्टम वगैरह आता है उससे. तो यहाँ पे बीच बीच में इनको ये जो है, दूसरे कलर से दिखा देती हूँ मैं तो समझ में आएगा. ये जो सिस्टम्स है ना, ये बॉडी, इसको जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसके अराउंड ना फैट वगैरह आ जाएगा, है ना, बीच बीच में थोड़ा सा फैट वगैरह आ जाएगा, तो इसको प्रोटेक्शन मिलेगा. ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर किससे प्रोटेक्टेड है, फैट वगैरह से. नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी की बात करते हैं. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स enlarge टू अ ग्रेट एक्सटेंट. प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा ब्रेस्ट. क्यों काफी ज्यादा इनलार्जमेंट हो जाएगा ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इनलार्ज इसलिए हो जाएगा क्योंकि डक्ट की जरूरत है, फिर बेबी को फीड कराने के लिए मिल्क स्टोर होगा वहां पे. देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड enlarge टू a great extent accompanied by marked changes in structure. During first half of the pregnancy in the duct system develop further with appearance of many new alveoli. यानी कि फॉर सपोज पहले फीमेल का ब्रेस्ट ऐसा है ना, थोड़ा बहुत डक्ट सिस्टम है, बट प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी के आधे टाइम बाद ही हार्मोनल चेंजेस और सारी चीजें होगा और बहुत इनलार्ज हो जाएगा ब्रेस्ट. क्यों इनलार्ज हो रहा है ब्रेस्ट जो है, क्यों इनलार्ज हो रहा है ब्रेस्ट? इसलिए इनलार्ज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मिल्क वगैरह जो है उसके लिए प्रिपेयर कर रही है बॉडी कि मिल्क वगैरह आएगा, तो डक्ट्स अच्छे से फॉर्म होने लगेगी, ये अच्छे से बनने लगेंगे जो बॉडी है ना स्ट्रक्चर था. फिर द डक्ट सिस्टम डेवलप फर्दर विद अपीयरेंस ऑफ मेनी न्यू एल्वेलाई. ये जो स्ट्रक्चर एल्वेला है, ये और सारे एल्वेलाई आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि अब हमें मिल्क प्रोड्यूस करवाना है कुछ टाइम बाद, आवर बॉडी नोज दैट, तो ये बढ़ जाएंगे स्ट्रक्चर में. दैट्स व्हाई इनलार्ज हो जाएगा ब्रेस्ट एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है, और जो है नो मिल्क सेक्रेटेड है ना, नो मिल्क इज सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड. नाउ अब पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में अभी कोई भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो. मिल्क कब प्रोड्यूस होना है? मिल्क प्रोड्यूस होना है जब बर्थ हो चुका हो, जब जो है जो बेबी है वो बॉर्न हो गया हो, तब हम बेबी को फीड कराएंगे ना वो मिल्क. तो अभी बस प्रिपेयर हो रहा है, तो कोई भी मिल्क सेक्रेट नहीं हुआ. During the second half, there is enormous growth of the glandular tissue and the development is completed for the production of milk just before an end of the gestation period. जब जो हमारा सेकेंड हाफ है ना प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी 9 months का प्रेगनेंसी पीरियड है, 9 months 7 days समथिंग लाइक दैट, है ना. तो इसके फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, इसे हम 3 पीरियड में बोल सकते हैं कि 3 months और ऐसे एक है ना 9 months का पीरियड. तो पहले 3 month में तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है ना, इनलार्जमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है. फिर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ क्या हो रहा है, बहुत सारे ग्लैंड्स की ग्रोथ हो रही है. इसमें एल्वियोलाई की ग्रोथ हुई थी, इसमें ग्लैंडुलर ग्रोथ हो रही है. ठीक है, is completed for the production of milk just before an end of the gestation period. Just before an end of the gestation period. ठीक है, कि जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है, हमने पहले भी जेस्टेशन पीरियड को डिस्कस किया है, याद है हमने पहले कब जेस्टेशन पीरियड को डिस्कस किया था. ये है जेस्टेशन पीरियड. Gestation period क्या है? Gestation period refers to the pregnancy period. The average gestation period is about 280 days, है ना.
ये सब हमने डिस्कस किया था ना। ट्रेडिशनली इट इज है ना 10 मंथ्स। तो क्या हो रहा है, हम जब तब भी मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है दैट इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड। तो अब हम जेस्टेशन पीरियड के बिफोर और एंड दोनों के बीच में लाइक 3 मंथ्स यहाँ, 3 मंथ्स यहाँ, 3 मंथ्स यहाँ, 9 महीना और ये बीच का है, तो जस्ट है ना जो बिटवीन है बिफोर का और आफ्टर का, जस्ट बिटवीन का जो है उस टाइम पे जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज डेवलप कर रहे हैं, ग्लैंड वगैरह अच्छे से डेवलप कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। फिर रोल ऑफ हार्मोन इन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ की मदद करेंगे कि हम मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ कर दें। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट एट डिफरेंट स्टेज। अलग अलग स्टेज में अलग अलग हार्मोन रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ब्रांचिंग जो है डक्ट सिस्टम की है ना, ब्रांचिंग्स है वो सब कर रहा है ईस्ट्रोजन। ठीक है, और फैट को भी एक्यूमुलेट करा रहा है कि फैट आ जाए है ना, फैट को भी एक्यूमुलेट करा रहा है। ठीक है, ये काम किसने किया, ये काम किया ईस्ट्रोजन ने। फिर प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, टिश्यूज वगैरह को बना रहा है ना। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब कि ये जो सेकेंड हाफ था प्रेगनेंसी के उसमें काम आएगा है ना ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। देन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इन स्ट्रोमा पता है ना, प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड स्ट्रोमा ऑफ मेमोरी ग्लैंड है ना, टिश्यूज वगैरह का बेसिकली ग्रोथ कराएगा प्रोजेस्टेरोन। अब क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन पे आता है। प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर मिल्क सेक्रीशन। It also accelerates growth of mammary glands during the pregnancy by causing proliferation of the epithelial cells of alveoli. क्या मतलब है इसका, प्रोलैक्टिन जो है उसके वर्ड में ही देख रहे हो ना, प्रोलैक्टिन में क्या आ रहा है, लैक्टिन आता है। यह हमेशा मिल्क सेक्रीशन को कराएगा, लैक्टिन, लैक्टोज है ना, ये सब मिल्क के लिए हम टर्म यूज करते हैं। तो प्रोलैक्टिन क्या कराएगा, हमेशा मिल्क सेक्रीशन कराएगा। ठीक है, और क्या लिखा है, और एक्सेलरेट्स ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय कॉजिंग प्रोलिफरेशन और प्रोलिफरेट करेंगे सेल्स और आगे बढ़ेंगे, डिवाइड होंगे, ये सब कुछ प्रोलिफरेट करेंगे सेल्स। कौन से, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के सेल्स। ठीक है, एल्वियोलाई के लेयर सेल है, एपिथेलियल सेल है ना। एपी मतलब एपी और थीलियल, ठीक है, अपॉन किसी के ऊपर वाली, मतलब स्किन को जैसे एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं ना, अपॉन वाली कवरिंग वाली लेयर, थीलियम इज कवरिंग, एपी मींस अपॉन, थीलियम इज कवरिंग। सो क्या क्या हमने बोला, और प्लासेंटल हार्मोन्स आएंगे। ठीक है, हमने बोला कि ईस्ट्रोजन, थोड़ा सा रिकैप कराते हैं, क्या क्या हार्मोनल रोल है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए है ना, ये पढ़ रहे थे हम। तो पहला ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, डक्ट सिस्टम, फैट वगैरह की एक्यूमुलेशन, ईस्ट्रोजन हो गया। फिर प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में काम आएगा, मेमोरी ग्लैंड के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है, ग्लैंड वगैरह का काम करेगा। स्ट्रोमा वगैरह जो है मेमोरी ग्लैंड्स का बनाएगा। स्ट्रोमा को ऐसे समझ सकते हो कि एक सपोर्टिव टिश्यू है ना, और स्ट्रोमा हाँ कहाँ थे, हाँ प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन डेवलपमेंट कराएगा, स्ट्रोमा वगैरह ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स है ना, ग्लैंडुलर टिश्यूज ये सब का कराएगा, सपोर्ट वगैरह जो करते हैं है ना ग्लैंड्स को, वो सब उस सेल्स में हेल्प कराएगा। देन प्रोलैक्टिन था, प्रोलैक्टिन लैक्टिन आता है उसके नाम में, तो वो मिल्क सेक्रीशन कराएगा है ना, और सेल्स वगैरह जो है एल्वियोलाई की उनकी ग्रोथ कराएगा। प्लासेंटल हार्मोन्स क्या कराएंगे, प्लासेंटल हार्मोन्स जो है वो क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जब हम बात कर रहे हैं प्लासेंटल में मेनली, तो वो फर्दर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कराएंगे मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये प्लासेंटा कब बनती है, बेबी को नरिशमेंट करने के लिए, तो ये प्लासेंटल हार्मोन्स उस टाइम पे जो है डक्ट्स और ग्लैंडुलर टिश्यूज का जो है ग्रोथ कराएंगे, प्रोलिफरेट कराएंगे। देन अदर हार्मोन्स, कुछ अदर हार्मोन्स भी हैं, जैसे कि कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं है ना, थायरॉक्सिन है और कॉर्टिसोल है
रिलैक्सिन है ना। ये कुछ मतलब अलग हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स में इनको लिख लिया है हमने। ये क्या कराएंगे, ये जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है मैमरी ग्लैंड्स का, वो कराएंगे इन ऑल द स्टेजेस। लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या है, मिल्क जब सेक्रीट होने लगे, है ना, इजेक्शन ऑफ द मिल्क, सेक्रीशन इजेक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है। लैक्टेट दूध, है ना, लैक्टेशन है ना, हाँ। तो लैक्टेट, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टेशन। अब क्या हो रहा है, लैक्टेशन क्या है, मीन्स सिंथेसिस, सेक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इट्स नॉट ओनली कि दूध जो है इजेक्ट हो रहा है, वो बन रहा है, सेक्रीट हो रहा है और इजेक्ट हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज लैक्टेशन। दो प्रोसेस होगा इसमें, मिल्क सेक्रीट, है ना, कि मिल्क हो पहले तो बॉडी के पास, एंड इजेक्शन, कि मिल्क फिर हम डक्ट सिस्टम से बच्चे को दे पाए, फीड करा पाए, दैट इजेक्शन ऑफ द मिल्क ऑल्सो, ठीक है। तो मिल्क सेक्रीशन एंड इजेक्शन। मिल्क सेक्रीशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ द मिल्क बाय अल्वेओलर एपिथेलियम एंड इट्स पासेज टू द डक्ट सिस्टम। कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम था, इससे जो मिल्क वगैरह पास हो रहा था, है ना, दैट इज मिल्क सेक्रीशन, ठीक है। ये डक्ट सिस्टम है, ये सब डक्ट्स है। नाउ द प्रोसेस अकर इन टू फेजेस, दो फेजेस हैं इसके। क्या फेजेस हैं, इसका पहला फेज है कि इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रीशन और लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस हो, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, कि दूध बने एक तरीके से। फिर दूसरा मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सेक्रीशन और गैलेक्टोपोइसिस हो। गैलेक्टोपोइसिस क्या होता है, गैलेक्टोपोइसिस है कि मेंटेन रहे उतना मिल्क, दैट इज गैलेक्टोपोइसिस। अब इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रीशन और लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है, ऑल्दो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क सेक्रीशन अकर्स at later month of pregnancy, a free flow of milk occurs only after the delivery of the child. हमें पता है कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, एक येलो कलर का दूध होता है जो मदर जस्ट बर्थ देने के बाद, जस्ट बच्चा पैदा होता है और फिर एक येलो कलर का दूध जो है माँ के पास रहता है। वो येलो कलर का जो दूध है वो ज़रूर पिलाना चाहिए बच्चे को। क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो है तरीके की एंटीबॉडीज होती है, IgA होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, नेचुरली वो प्रोटेक्शन हो बच्चे की, इसलिए ही होता है। अब कोलेस्ट्रम इज क्या लिखा है, कोलेस्ट्रम इज लेमन येलो इन कलर एंड इट इज रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, है ना। कभी सुना होगा कि गाय का जो दूध होता है ना, जब बच्चा दे देती है गाय, बछड़ा पैदा कर देती है ना, बछड़ा या बछड़ी, तो तेली करके बोलते हैं। हमारे लोकल लैंग्वेज में तेली करके बोलते हैं, मुझे नहीं पता बाकी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। कि येलो कलर की ना वो बनती है, येलो कलर का जो दूध रहता है उसकी मिठाई बनती है, उसको सॉलिडिफाई करके पीसेस बना के खाते हैं ह्यूमंस। तो वो जो दूध होता है वो बेसिकली उसके बच्चे के लिए होता है, वो दूध, वो मिठाई जो बना के खा रहा है इंसान, वो उसके बच्चे के लिए होता है। और वो जो है मतलब उसमें बहुत सारे मतलब वो रहेंगे, जैसे ह्यूमन के मिल्क में IgA रहेगा, तो वैसे काऊ के मिल्क में, किसी भी जानवर के मिल्क में बहुत सारे अलग अलग जो है प्रोटीन्स हो सकते हैं, अलग अलग एंटीबॉडीज हो सकती हैं। वो बहुत हेल्दी मिल्क माना जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क एक्सेप्ट फैट। फैट को छोड़ के सब कुछ है उसमें। फिर रोल ऑफ हार्मोन्स एंड लैक्टोजेनेसिस। हार्मोन्स का क्या रोल है लैक्टोजेनेसिस में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर्टिकुलरली जो लेटर मंथ्स है, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रीट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेक्रीशन कराना है मिल्क का। बट द एक्टिविटी ऑफ दिस हार्मोन इज सप्रेस्ड बाय ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सप्रेस करके रखते हैं जो प्लासेंटल हार्मोन्स थे हमारे, बिकॉज लैक्टेशन को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद उस बच्चे को दूध पिलाना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो नहीं पिलाना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो प्लासेंटा है जो खाना वगैरह भेज रही है बच्चे को। Immediately after the delivery of the baby and expulsion of the placenta, there is a sudden loss of estrogen and progesterone. जब प्लासेंटा भी रिमूव हो जाती है, हमने देखा था कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, है ना, 3 स्टेजेस होते हैं पार्चुरेशन के।
बच्चा बाहर आता है। तो पहला स्टेज रहता है जिसमें मतलब है ना सर्विक्स वजाइना वगैरह डायलेट करेगा। दूसरा स्टेज जो रहता है उसमें बच्चा जो है वो उसका बर्थ होगा। और तीसरा स्टेज जो रहता है उसमें प्लासेंटा वगैरह एक्सपेल आउट होती है। 10 से 15 मिनट लगता है। ये चीज याद है? So, immediately after the delivery of the baby and expulsion of the placenta, there is a sudden loss of the estrogen progesterone. अब जो प्लासेंटा नहीं रहा हमारा प्लासेंटा पूरा स्ट्रक्चर, तो ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं रहेगा। सडन जो है फॉल होगा इनमें और प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। नाउ अब किस चीज का प्रोसेस ऑफ प्रोलैक्टेशन एंड रोल ऑफ हार्मोन का चार्ट दिया है, देख लेते हैं इसको भी। देखो लैक्टेशन हुआ, लैक्टेशन में 2 पार्ट पढ़े, मिल्क या तो सेक्रीट होगा या तो इजेक्ट होगा, है ना। मिल्क इजेक्शन जो है उसके लिए मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स रहेगा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्स देगा ऑक्सीटोसिन। पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मिल्क सेक्रीशन पढ़ लेते हैं। मिल्क सेक्रीशन में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। मिल्क सेक्रीशन में एक तो मिल्क बने, है ना, लैक्टोजेनेसिस हो, ठीक है। ये जो है ये प्रोलैक्टिन वगैरह कंट्रोल मारेगा। और गैलेक्टोपोइसिस या फिर मिल्क का मेंटेन रहना कि उतना सेक्रीट हो, इसमें भी प्रोलैक्टिन ही काम करेगा। और तो और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल ये सब काम करेगा, ठीक है। अब ये चार्ट क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ये क्या क्या दिया है। Now the prolactin is free to exert its action on breast and to promote lactogenesis। हाँ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गिरेगा तो फिर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा जिससे दूध बनेगा, ठीक है। अब लैक्टोजेनेसिस होगा बेसिकली। मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सेक्रीशन और गैलेक्टोपोइसिस में क्या है, तो गैलेक्टोपोइसिस अकर अप टू 7 to 9 months आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अब क्या होता है गैलेक्टोपोइसिस में कि मिल्क सेक्रीशन को मेंटेन रखना है कि उतना मिल्क सेक्रीट होता रहे, है ना, नहीं तो हम बेबी को क्या फीड कराएंगे, तो मेंटेनेंस चाहिए हमें। अब गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं इसको ही, ठीक है। मिल्क वगैरह जो है वो सेक्रीट होता रहे तो गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। अब गैलेक्टोज बनता रहे एक तरीके से, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर हमने देखा, ठीक है। तो लैक्टोज जो आगे शुगर से बनती है ना, उसमें गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोपोइसिस द जनरेशन। अब generation of the galactose and everything। अब the galactopoiesis occur up to 7 to 9 months। अब कब होती है, 7 to 9 months लगता है galactopoiesis में। after delivery of the child providing feeding the baby with mother's milk is continued till then। 7 से 9 महीने, कब, बर्थ के बाद, बच्चा जब पैदा हो गया है उसके 7 से 9 महीने बच्चा जो है फीड करेगा, बेबी दूध पिएगा उतना टाइम, ठीक है। उसको कुछ और नहीं देना होता है, उसको मिल्क ही देना होता है और मदर का ही मिल्क देना होता है जनरली। अब मदर नहीं है या मदर को मिल्क नहीं बन रहा है तो दैट इज अ रेयर कंडीशन, बट मिल्क पीता है जनरली बच्चा। इनफैक्ट फीडिंग है ना, उसको 7 से 9 महीना फीडिंग लगी है। फिर क्या होगा, इनफैक्ट द मिल्क प्रोडक्शन इज कंटिन्यूड ओनली इफ फीडिंग द बेबी इज कंटिन्यूड। अगर हमने ये चीज सुना है या देखा है कि जैसे मदर है ना, मदर है, अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ना बेबी है, ठीक है, ये बेबी है, ये जो है ये सक करेगा निपल पे, है ना, ये सक करेगा निपल पे, तो ना हमें एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, हाँ जो मदर है उसको, कि मिल्क की ज़रूरत है। मैं दूसरे पेन से बना के बता देती हूँ। मिल्क की जो है वो डिमांड है, तो और मिल्क बनता रहेगा, ठीक है, और फिर और मिल्क जो है वो आता जाएगा। बट अगर ये बेबी नहीं है, ये बेबी सक नहीं कर रहा है, तो और मिल्क नहीं बनेगा। ये मतलब बच्चा दूध पीता जाएगा, दूध बनता जाएगा। तो पहले क्या होता है, जैसे मदर को मिल्क नहीं बन रहा है ना, मदर का बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है ना, बच्चा उदास है, बच्चा रो रहा है, तो और मदर के मिल्क के लिए आ रहा है वो,
और मदर को मिल्क नहीं बन रहा है फॉर सम रीजन, तो तब भी मतलब सुना होगा दादी लोग, नानी लोग, जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आप तब भी बच्चे को फीड कराओ। बच्चे को फीड कराओगे तो क्या होगा कि बॉडी तक जो है वो रिस्पॉन्स पहुंचेगा और ये सिस्टम्स और जल्दी मतलब जो है मिल्क वगैरह बनाएंगे, और एक टाइम के बाद मिल्क बनेगा और मिल्क बच्चा जो है वो मिल्क पी पाएगा, क्योंकि मिल्क बनना चालू हो जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट द मिल्क प्रोडक्शन इज कंटिन्यूड ओनली इफ फीडिंग द बेबी इज कंटिन्यूड, और मिल्क बनता रहेगा जब तक बेबी को चाहिए है, क्योंकि बेबी सकिंग एक्शन कर रहा है परफॉर्म। अब रोल ऑफ हार्मोन इन गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस डिपेंड अपॉन प्रोलैक्टिन सेक्रीशन। गैलेक्टोपोइसिस जो है प्रोलैक्टिन कितना सेक्रीट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। प्रोलैक्टिन एज द नेम सजेस्ट, है ना, हमेशा प्रोलैक्टिन को तुम देखना दूध बनाने का काम करेगा। फिर अदर हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, इनका भी कुछ कुछ एसेंशियल रोल है, कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे इसके लिए। ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की, कैल्शियम की, अदर सब्सटेंसेस जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट, उनकी सप्लाई कौन बना रहा है? थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ये सब। फिर मिल्क इजेक्शन। अब मिल्क जो है बन गया है, बनता जा रहा है, अब जरूरी है कि मिल्क इजेक्ट भी हो, तभी तो हम मिल्क जब बाहर आएगा मैमरी ग्लैंड से तभी तो हम जो है बेबी को पिला पाएंगे वो मिल्क, है ना। तो milk ejection is the discharge of milk from the mammary gland. It depends upon sucking exerted by the baby and on contractile mechanism in breast which expels milk from alveoli into the ducts. मैंने अभी बताया था बच्चा जितना दूध पीता जाएगा उतना दूध बनता जाएगा। एक तो सकिंग एक्शन है ना पे डिपेंड करता है, है ना, suckling exerted by the baby and on contractile mechanism। जब क्या होता है, ब्रेस्ट ना एक बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, तो जब ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, ये सकिंग करेगा, है ना, ब्रेस्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उन एक्शंस पे जो है ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट के अंदर जो वो है एल्वियोलाई वगैरह है ना, उन पे एक्शन पड़ेगा एंड दे विल प्रोड्यूस द मिल्क। मिल्क इजेक्ट होगा, प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, इजेक्ट होगा मिल्क बोल सकते हैं। मिल्क जो है वो बनता जा रहा है ना, और फिर वो इजेक्ट होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ रहा है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो मिल्क इजेक्ट आउट होगा। ठीक है, सेक्रीट तो हो ही रहा है हार्मोनल्स, और उससे सकलिंग एक्शन भी बता दिया मैंने, उन कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म भी बता दिया। अब क्या बोल रही है बुक? मिल्क इजेक्शन इज अ रिफ्लेक्स फिनोमेना। ठीक है, जितना बनता जा रहा है, जितना बेबी को चाहिए है उतना बनता जाएगा, उतना बनता जाएगा, क्योंकि बेबी सकलिंग एक्शन कर रहा है, तो एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है। इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम रख दिया हमने इसका। और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क नीचे आ रहा है ना, ब्रेस्ट के थ्रू बाहर जा रहा है, तो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। इट इज अ न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स। एक न्यूरो इंडोक्राइन है, हमें ब्रेन को पता चल जाता है ना, और इंडोक्राइन इज हार्मोन, तो हमारे ब्रेन को हार्मोनली पता चल रहा है कि हाँ और दूध जो है और बनाना है बच्चे के लिए दूध, तो दैट इज न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोल दिया हमने। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है इट इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 45। ठीक है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो चैप्टर 45 पे है। और क्या दिया हमारी बुक में? हाँ, एंडोक्राइन जब पढ़ोगे, एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें चैप्टर 45 में पिट्यूटरी है ना, तो मैं बोलने ही वाली थी वैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड तक सिग्नल वगैरह जाता है, ब्रेन तक मैंने बोल दिया, ब्रेन को हमें है ना न्यूरो इंडोक्राइनली पता चलता है। तो जब ये पढ़ेंगे हम हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, पिट्यूटरी, है ना, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें थोड़ा सा एक पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, है ना, सेक्रीशन ये सब आएगा, FSH, LH, एक हार्मोन का जो है प्रोलैक्टिन, ये देखो, प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ मिल्क।
ये देखो ये आएगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक बार देख ही लेते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखो प्लेंटी ऑफ टच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स। क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उसमें काफी सारे टच रिसेप्टर्स, यहाँ पे निपल पे भी काफी सारे टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली अराउंड द निपल, है ना। फिर व्हेन द इन्फेंट सकल्स मदर, है ना, निपल, अभी बच्चा है ना, इसको भूख लगी, इसने सक किया मदर के निपल पे, तो क्या होगा, द टच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, इसको ये स्टिमुलेट हो जाता है टच रिसेप्टर, है ना, इसको फील होता है, और क्या होता है, इम्पल्सेस आर डिस्चार्ज, इम्पल्स पहुंचता है, इम्पल्सेस आर हेयर आर कैरीड बाय the somatic afferent nerve fibers and reach the paraventricular and supraoptic nuclei of hypothalamus। क्या हो रहा है कि ये कुछ सिग्नल्स भेजेगा सोमैटिक एफरेंट नर्व्स को। दो नर्व्स होती है हमारे पास, इफरेंट और एफरेंट। तो एफरेंट नर्व जो है फाइबर्स, उसको भेजेगा सिग्नल्स पैरावेंट्रिकुलरली और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस तक जाएगा सिग्नल, ऐसा समझ लेते हम एक शॉर्ट में। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जो है, सुप्रा ऑप्टिक मीन्स आई एंड सुप्रा मीन्स अबव, ठीक है। नाउ हाइपोथैलेमस इन टर्न सेंड्स इम्पल्सेस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये सब कुछ जाएगा एफरेंट तक, ठीक है, और एफरेंट नर्व क्या करेगी, हाइपोथैलेमस तक भेजेगी। देन जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है पिट्यूटरी में, ठीक है। तो पोस्टीरियर मीन्स पीछे का पिट्यूटरी, तो पीछे की पिट्यूटरी पे सिग्नल भेजेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के थ्रू भेजेगी और कॉजेज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। मतलब कुछ हार्मोनली होके इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। फिर व्हेन द हार्मोन्स रीचेज इनटू द मेमोरी ग्लैंड, फिर मेमोरी ग्लैंड तक आएगा ये। इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। कुछ सेल्स ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मायोएपिथेलियल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे मिल्क इजेक्ट होगा। जिससे क्या होगा, जिससे मिल्क जो है वो इजेक्ट होगा, क्योंकि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, श्रिंक कर गए। ये सेल इतना बड़ा था तो अब ये श्रिंक कर गया ना, श्रिंक कर गया, तो ये इजेक्ट होगा बाहर, इन सबसे मिल्क इजेक्ट होगा। It causes contraction of myoepithelial cell resulting in ejection of milk from mammary glands, as this reflex is initiated by the nervous factors and complicated by the completed, as this reflex is initiated by the nervous factors and completed by the hormonal action, it is called neuroendocrine reflex। क्यों बोलते हैं neuroendocrine reflex, क्योंकि nervous factors है, hormonals है, कुछ हार्मोन एक्ट किया, ठीक है, प्रोलैक्टिन वगैरह काम करता है, हार्मोन्स वगैरह देखे, ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज हुआ। प्रोलैक्टिन तो चलो ठीक है, प्रोलैक्टिन बनाता है ना एक्चुअली सब कुछ, है ना, दूध वगैरह सेक्रीट वगैरह कराता है प्रोलैक्टिन, वो तो छोड़ दो। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इंपॉर्टेंटली एक ऑक्सीटोसिन हमारा काम किया, तो एक हार्मोनल एक्शन हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन एक्शन इसलिए है ये क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम और एफरेंट नर्व्स तक गया, देन फिर हाइपोथैलेमस पे गया, फिर पोस्टीरियर ऑफ द पिट्यूटरी पे गया, देन एक हार्मोन रिलीज हुआ, है ना, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो है ब्रेन तक गया है, ये पूरा न्यूरो या न्यूरल एक्शन हुआ। तो न्यूरल और हार्मोनल दोनों एक्शन मिक्स हुए, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने न्यूरो, और हार्मोन को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोल दिया है हमने इस पूरे रिफ्लेक्स को। ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। बाय पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जब बेबी सक करता है कि दूध बनाना है, बेबी को जरूरत है दूध की, है ना, तो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा भी दिया, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो दूसरे चैप्टर में था, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता था, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता था, ये
इतना ही है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब हमारा जो वो चैप्टर है वह एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, ये वाला जो एक मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का फ्लो चार्ट है वो भी देख सकते हो। सकिंग एक्शन किया बेबी ने, है ना, स्टिमुलेट हुए कुछ कुछ निपल्स में जो रिसेप्टर्स थे, सोमैटिक नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक गया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस तक गया, है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफेंसियल, है ना, हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट्स है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक गया, फिर ऑक्सीटोसिन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोएपिथेलियल सेल का जो ब्रेस्ट के अंदर है, फिर मिल्क इजेक्ट होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो बाहर जाएगा मिल्क, तो दैट इज वाई मिल्क इजेक्ट हुआ। और जितना बेबी सक करता जाएगा उतना ही एक्शन होता जाएगा, तो उतना जो है मिल्क प्रोड्यूस होता जाएगा। मिल्क अगर बेबी जो है निपल को सक नहीं कर रहा है तो वो एक जो पॉजिटिव मैकेनिज्म की चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, उतना दूध प्रोड्यूस नहीं होगा फिर, और करता जाएगा बेबी तो और प्रोड्यूस होता जाएगा। तो बेबी की नीड पे डिपेंड करता है कि बेबी को कब कब भूख लग रही है। ठीक है, इसी के साथ जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।